तो संबंध कारक के विषय में देखा गया, वाक्य में कर्ता किसी के साथ संबंध दर्शाने के लिए जब का के चिन्हों का प्रयोग करता है तो वहां संबंध कारक होता है। ठीक है, वाक्य में जैसे यदि देखा जाए तो राम, उदाहरण ले लीजिएगा, राम दशरथ के पुत्र थे। अगर कह दिया जाए राम दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, तो अब देखिएगा आप यहाँ पे कि दशरथ के साथ दशरथ शब्द के बाद के शब्द का प्रयोग हो गया, यहां पे हो गया। अगला ले लीजिएगा, अभिमन्यु की मां द्रौपदी थी। यहाँ के हुआ, यहाँ की हो गया, भाई का लड़का चंचल है, तो यहां का प्रयोग हो गया। और आप देख लीजिए कि यहाँ की, यहाँ का। ठीक है, तो जहां पर भी वाक्य में कर्ता में किसी के साथ संबंध जब दर्शाने के लिए का के की का प्रयोग किया जाए और वहां पर तो संबंध कारक होता है। ठीक है, कुछ नियमों को अभी आप इसमें हम आपको संबंध कारक में बता रहे हैं, उस चीज को देखिएगा क्या है वो, कि यहाँ पे लिखिएगा ध्यातव्य। ठीक है, अब आइएगा ध्यातव्य में लिखना है कि जब किसी समूह में से किसी की, या अगर कह लें तो किसी एक की क्या की जाए, निंदा की जाए, किसी एक की निंदा की जाए तो उस समूह में संबंध कारक होता है। अब आप देखेंगे यहां पर कि समूह की बात किया है और क्या कहा कि किसी एक की निंदा की जाए। क्या किया जाए, निंदा किया जाए। तो जब किसी एक की निंदा किया जाएगा तो उस जो समूह होगा, उस समूह में चाहे चिन्ह कोई भी लगा हो, उस चिन्ह में क्या होगा, संबंध कारक हो जाएगा। चाहे चिन्ह में लगा हो, चाहे अन्य कोई से लगा हो, या कोई भी चिन्ह लगा हो, तो वहां पर वह क्या पॉइंट बनाएंगे हम, वहां पर संबंध कारक होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको हम यह बता दे रहे हैं, उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण में आपसे पूछेगा तो यही प्रश्न में वाक्य रखेगा, दिमाग में रखेंगे जरूर आप, कि पक्षियों में कौवा धूर्त है। अब धूर्त होना क्या है, निंदार्थक शब्द है। धूर्त होना निंदार्थक शब्द है, और आप जानेंगे इस चीज को
अगर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भाषा में आपको बताएं तो जब किसी की विशेषता पॉजिटिव बताई जाए या निगेटिव बताई जाए, तो पॉजिटिव बताने पर भी कारक चेंज हो जाता है और निगेटिव बताने पर भी कारक चेंज हो जाता है। सकारात्मक अगर बताएंगे तब भी परिवर्तन होगा और नकारात्मक यदि बता रहे हैं तब भी परिवर्तन होगा, ये फिक्स है, ठीक है ना। पक्षियों में कौवा धूर्त है। यही सेंटेंस आपके लिए रहेगा वाक्य में यदि संबंध कारक के इस पॉइंट से आपसे यदि प्रश्न किया जाता है तो, ठीक है ना। इसके बाद आइए हम देखते हैं अधिकरण कारक। अब देखिएगा अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, एक में है और एक पर है, ठीक है। अवधि भाषा में एक शब्द पर के लिए प्रयोग किया जाता है पय, तो कई लोग जो है इस चीज का इजाद करते हैं कि भाई संबंध का संबोधन अरे अधिकरण कारक का चिन्ह जो होगा वो में पय पर होगा, लेकिन दो ही प्रकरण है में और पर, ठीक है। तो अधिकरण कारक के लिए आप देखेंगे कि यहाँ एक पॉइंट रखता है कि कहता है कि जहां आधार होगा वहीं अधिकरण होगा, जहां आधार होगा वहीं अधिकरण होगा, ठीक है। जहां आधार बनेगा किसी चीज के रखने का आधार, किसी को बताने का आधार, तो जहां आधार बनेगा वहीं पर क्या होगा, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब प्रश्न किया कि क्या आधार में कुछ परिवर्तन है या आधार में कुछ प्रकार है या आधार किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अगर लाइन उसमें दिया जाए तो कहेगा कि आधार तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, आधार तीन प्रकार के होते हैं और वो तीन प्रकारों में जो है, ठीक है, कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आइएगा स्थानवाची आधार, ठीक है। दूसरे नंबर पर भीतरी आधार और तीसरे नंबर पर विषयवाची आधार। ये तीन प्रकार के आधार होते हैं, स्थानवाची आधार, भीतरी आधार और विषयवाची आधार। इसी को संस्कृत में जब लेके हम चलेंगे तो संस्कृत में एक पॉइंट आता है कि औपश्लेषिक आधार, अभिव्यापक आधार और वैषयिक आधार, ठीक है ना। वहां संस्कृत शब्द का नाम दिया जाता है, यहाँ पर स्थानवाची, भीतरी और विषयवाची आधार। अब आप कहेंगे कि स्थानवाची क्या है और भीतरी क्या है, विषयवाची क्या है, कैसे पकड़ा जाएगा इसको, कैसे समझा जाएगा इसको। कहीं कुछ जाना नहीं है और ना ही कोई टेक्निक लगानी है। हमने कहा ना आपके प्रत्येक नियम पर ही टेक्निक बना दीजिए, अगले कहीं अलग सोचना है, इतना दिमाग है, कितना दिमाग रखेंगे, उसी परिभाषा पर बना लीजिए। चिन्ह है दो, कौन कौन से हैं, एक में है और एक पर है, दो चिन्ह है ना। उन दो ही चिन्ह में आप अपनी बात कर लीजिए। और बात क्या करनी है, तो जहां पर लग गया, जिस शब्द के साथ क्या लगा, पर लगा, तो पर लगा तो वहां पर कौन सा आधार, तो कहा वहां स्थानवाची आधार। आपको टेक्निक के लिए अगर बता भी दें तो मन करे तो कोष्ठक में लिख भी लीजिएगा, यहाँ पर होगा और भीतरी आधार में होगा और विषयवाची आधार जो है इच्छा पर होगा,
कह सकते हैं कि जो इच्छावाचक वाक्य होते हैं वो विषयवाची आधार के अंतर्गत होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको देखेंगे कि स्थानवाची आधार कैसे निश्चित किया जाए, तो कहा कहीं कहीं जाना नहीं है, अधिकरण कारक अपना खुद एक टेक्निक लेकर के बैठा हुआ है, हमारे ऊपर है कि हम आप समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं। और वो टेक्निक क्या है, तो ये चिन्ह है उसका में और पर। तो कहा कि जहां पर जिस शब्द के साथ पर का प्रयोग हो जाएगा वहां स्थानवाची आधार हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण में आपको हम दे दे रहे हैं, ठीक है। वृक्ष पर बंदर कूदते हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, हम सभी घर में रहते हैं, ठीक है। तुम सभी बागीचे में जाते हो, अब आगे देखना, मोक्ष की इच्छा है, ये तुम्हारा पूछा जाने वाला वाक्य है। अब आप इसको चाहें बदल सकते हैं, पढ़ने की इच्छा है, लिखने की इच्छा है, जाने की इच्छा है, नाचने की इच्छा है, ठीक है। अब आप देखेंगे इस चीज को, उदाहरण के तौर पे हमने आपको दिया कि वृक्ष पर बंदर कूदते हैं। हमने आपको बताया था कि जहां स्थानवाची आधार का नाम लेना होगा तो वहां कुछ नहीं करना है, वहां देखना है कि पर लगा है कि नहीं लगा है। अगर पर लगा है, चाहे किसी प्रकार का किसी विधा का शब्द हो, पर लगा है और कारक का प्रकरण है तो वहां अधिकरण कारक होगा, ठीक है। अब आना, बच्चा विद्यालय में मेज पर पुस्तक रखी है, तो अब यहाँ किसके साथ, तो पर जो चिन्ह है वो वृक्ष के साथ प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ का पर चिन्ह जो है वो मेज के साथ प्रयोग हुआ है, और कहा तब अधिकरण करेंगे किसको, तो कहा जिसके साथ शब्द का प्रयोग हुआ होगा, चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा, ठीक है ना। ये पर वाला हो गया। में वाला ये देख लीजिए, बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, तो यहाँ में चिन्ह लगा है ना, तो जब में चिन्ह लगा तो कहा कि में चिन्ह किसके साथ लगा, कौन सा प्रयोग हुआ में के साथ, तो कहीं कुछ नहीं करना है, में का प्रयोग जो है विद्यालय के साथ हुआ है, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। यानी विद्यालय में पढ़ता है तो विद्यालय में जो है क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। हम सभी घर में रहते हैं, तो में चिन्ह किसके साथ लगा, घर के साथ लगा, तो अभी क्या हो जाएगा, घर में अधिकरण हो जाएगा। तुम सभी बागीचे में जाते हो, तो में का प्रयोग किसके साथ, बागीचा के साथ हुआ, तो जब बागीचा के साथ हुआ तो बागीचे में अधिकरण कारक। अब अगला देखना, हमने कहा था कि विषयवाची आधार कहाँ होता है, इच्छावाचक वाक्यों पर। पढ़ने की इच्छा है, जाने की इच्छा है, रहने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपसे बात करेगा मोक्ष की इच्छा है,
तो इच्छा वाला जब प्रकरण आ जाए ना तो वहां की लगा होता है, ये ध्यान में रहे। जब इच्छा वाला प्रकरण आएगा तो वहां की लगा रहेगा, और जब की लगा रहेगा तो वहां क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, वहां पर आपको देखना है आगे क्या शब्द है। तो आगे शब्द है इच्छा, और जब इच्छा होगा तो किसकी इच्छा, तो जिसकी इच्छा होगी उसमें अधिकरण हो जाएगा। जिसकी इच्छा होगी उसमें अधिकरण हो जाएगा। तो मोक्ष की इच्छा, इच्छा किसकी थी, मोक्ष की थी, उसमें अधिकरण हो गया। यहाँ की इच्छा किसकी थी, पढ़ने की थी, इसमें अधिकरण हो गया। अगला पॉइंट में आप लिख लीजिए। जब समूह में से किसी एक की विशेषता उच्च बताई जाए तो वहां अधिकरण कारक होता है। वहां क्या कहा, कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अब यहां उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है, पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, पक्षियों में कोयल मधुर बोलती है। क्या हुआ, अब आप देख सकते हैं इसको। कहा कि जब किसी समूह में से किसी एक की विशेषता बताई जाए, वो भी कैसी विशेषता, आपने आपको भी संबंध कारक पे चर्चा किया था, पॉजिटिव विशेषता। कैसी विशेषता, पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। तो यदि वहां अगर ये बात आती है, नकारात्मक था तो क्या था, संबंध कारक था, और यही सकारात्मक हो गया तब क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। जब विशेषता, ये अपने पॉइंट में रखेगा, जब विशेषता नकारात्मक हो तो वहां कौन सा, संबंध कारक, और जब विशेषता उत्तम हो, अच्छी हो, सकारात्मक हो, तब वहां अधिकरण कारक। ठीक है, उदाहरण देख लीजिएगा। कहा क्या, पुस्तकों में गीता, गीता कैसी है, श्रेष्ठ है, तो अच्छी विशेषता हो गई। तो किसमें हुई, पुस्तकों में हुई, तो पुस्तकों में कौन सा कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, उसी तरह से पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ क्या है, विशेषता हो गई, अच्छी विशेषता हो गई। ठीक है, और किसकी, गाय की, और तो कहा कौन से समूह में, तो कहा पशुओं में। तो पशुओं में कौन सा कारक, तो कहा अधिकरण कारक। और यहां कहा कि पक्षियों में कोयल मधुर बोलती है, बोलना क्रिया है, अब मधुर क्या हो गया, विशेषण है। तो कहा किसका, कोयल का। तो कोयल किसमें अच्छी विशेषता रखती है, तो कहा पक्षियों में।
तो किसमें होगा, पक्षियों में हो जाएगा। हो गया। क्या हो गया, अब ये अधिकरण हो गया। ठीक है, 7 कारक हम लोगों ने पढ़ लिया। लास्ट अंतिम कारक आपको बता देते हैं। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। वो है संबोधन कारक। ठीक है, अब संबोधन कारक में क्या आप करेंगे, यहां देख लीजिएगा। कहा कि जब कर्ता किसी को दूर से बुलाए या किसी को संबोधित करे तो वहां संबोधन कारक होता है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे चिन्ह लिख सकते हैं कि संबोधन कारक का चिन्ह क्या है, तो इसको जान लेंगे क्या क्या है, कौन कौन सा चिन्ह है। तो हे लिख लीजिएगा। संस्कृत का है भो, अरे संबोधन का चिन्ह। ये जो प्रकरण है ना, बहुत आसान सा है कारक के प्रकरण में, कि जब आप क्या करते हैं, किसी को दूर से बुलाते हैं या पास में ही है लेकिन उससे कुछ कहते हैं, सामने वाले को संबोधित करके नाम लेते हैं, उसका कह लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वह संबोधन कारक हो जाता है। उदाहरण में हे बालक, अजीब हे बालक कहा, आगे चिन्ह लगा दो संबोधन का। हे बालक तुम यहां नहीं थे। ठीक है, उसके बाद अरे क्या हुआ, कारक संबोधन ही होगा। लेकिन अब याद रखिएगा, यह जो चिन्ह है आपका वो 2 अर्थ पे काम करता है। एक तो संबोधन का काम करता है और एक विस्मयादि बोधक का काम करता है। किसका, विस्मयादि बोधक का। 2 तरीके में काम करता है संबोधन का चिन्ह आपके लिए। ठीक है, तो अरे जो शब्द है वो भी 2 प्रकार का शब्द है। ठीक है, जैसे आप किसी को खुशी में और बात बताओ, अरे आ गए, तो जब आप ऐसा करेंगे ना कि अरे आ गए, तो ये आश्चर्य है। क्या है, आश्चर्य, मतलब आप उससे प्रसन्न हो। लेकिन एक कहीं गए अपने प्रियजन का, किसी ने कोई अनिष्ट देख लिया, तो प्रश्न क्या करता, अरे क्या हुआ, तो वहां का जो अरे है उसको हम विस्मयादि बोधक, ठीक है ना, बनाते हैं। आइए को सेंटेंस, यह संबोधन कारक का हमेशा याद रखिएगा, किसी को दूर से बुलाने पर ही बात की जाती है, अन्य कहीं नहीं। ठीक है, किसी को दूर से बुलाने पर, तो जिसको संबोधित किया जाता है वही संबोधन कारक होता है। कारक का हमारा प्रकरण यहाँ समाप्त करते हैं। इसी के साथ नमो नमः आदित्य।